हेलो एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक। आप लोगों को याद होगा नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था एक डेफिनेशन या एक ग्रामेटिकल पोर्शन में एक चीज जिसका नाम था शब्द और पद। वहां से आप चीज एक सीख के तो आ ही चुके होंगे कि शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं। अब हमें डिटेल में सीखना है कि एक्चुअल में जो पद का पूरा परिचय होता है वो चीजें क्या होती है। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे पढ़ने के लिए और आपको छोटी मोटी जो पद और शब्द की डेफिनेशन है वो अपने लास्ट क्लास से याद होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर भी हम ना शॉर्टकट में पद की डेफिनेशन और या शब्द की डेफिनेशन पढ़ ही लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि पद परिचय एक्चुअल में क्या होते हैं। जब भी आप किसी शब्द को अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उन्हें पद कहते हैं। ये हमने पढ़ा है नाइन्थ में। हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब भी आपके पास में कोई शब्द होता है और जैसे ही आप उसको अपने पदों में प्रयोग करते हैं तो हम उसे वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम उसे क्या कहने लगते हैं, पद कहने लगते हैं। जैसे कि सपोज ये मेरा नाम है ज्योति। ये अभी सिर्फ एक नाम है, एक शब्द है, लेकिन मैं जैसे ही ऐसे बोलूं कि ज्योति पढ़ा रही है, राइट, ज्योति पढ़ा रही है, तो ये एक सेंटेंस हो गया, ये एक वाक्य हो गया और इसके हर एक शब्द मतलब जो हर एक शब्द है इसे हम पद कहेंगे क्योंकि इन सारे शब्दों ने मिलकर के एक सेंटेंस बनाया है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है। मतलब ज्योति पढ़ा रही है, पहले ज्योति एक अलग शब्द था, पढ़ाना एक अलग शब्द था, रहा रही जो है एक शब्द अलग था और है जो है वो एक अलग शब्द था। सारे सेपरेट वर्ड्स थे, लेकिन जैसे ही हमने इसको बांध दिया, एक ग्रुप में कंबाइन कर दिया, तो ये बन गया वाक्य। ठीक है, तो इससे पता चल गया वाक्य कैसे बनते हैं। और जब वाक्य में ये जो शब्द थे तो इन्हीं शब्दों को हम पद कहते हैं। मतलब अलग से शब्द और पद की कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ इतना है कि जब भी आप किसी शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग करें तो उन शब्दों को आप पद कहेंगे। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि चलो हमें एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि जो शब्द होते हैं उन्हें ही हम पद कहते हैं जब वो किसी वाक्य में आ जाते हैं। अब दिक्कत है कि भाई शब्द किसे कहते हैं, हम तो भूल गए हैं। तो देखो शब्द किसे कहते हैं, हमें पता है कि हमने बहुत सारे वर्ण पढ़े हैं, राइट, बहुत सारे वर्ण पढ़े हुए हैं हमने हिंदी वर्णमाला में। तो जब वर्णों का मेल होता है, उन्हें एक व्यवस्थित क्रम में जमाया जाता है, तो वो क्या बनते हैं, शब्द, राइट। अभी हमने एक शब्द उठाया था जैसे कि ज्योति। आपको पता है ज आधा आया था, करेक्ट, आधा ज आया था, उसके बाद में प्लस य हलंत वाला था, उसमें मात्रा जुड़ी थी ओ की, वो औरत वाला एक ये जोड़ा था, ठीक है, एक सेकेंड, प्लस त हलंत में था और फिर उसमें मात्रा जुड़ी थी ई की, है ना, छोटी ई है, सॉरी ये छोटी ई है। इस तरीके से टोटली मिलकर के क्या बना, एक शब्द बना ज्योति। मतलब शब्द की डेफिनेशन क्या हुई, वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। और जब आप शब्दों का मेल बनाएं तो वो वाक्य कहलाता है और उस वाक्य में जो भी एक एक शब्द होते हैं, सेपरेटेड शब्द जो होते हैं, सेपरेट है तो वो शब्द कहलाएंगे और जब वो पूरे वाक्य में आ जाता है तो उन्हीं वाक्यों को हम पद कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की सारी कहानी जो है वो समझ में आई होंगी। एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लें। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। हमने वर्णों को मिला करके एक मतलब जितने भी वर्ण थे उन्हें मिलाया और उन्हें हमने शब्द बनाया। सब जब जब देख लीजिए, जब आप कहेंगे कि ज और प्लस ब से मिलकर के बना हुआ है तो जब बना। अच्छा, इसके अंदर एक डिटेल वाला हो जाता है कि ज हलंत के साथ में ज एक व्यंजन है, उसमें अ स्वर जो है तो इज इक्वल्स टू ये बन गया ज। ठीक है, ज जहाज वाला ज बन गया। नॉर्मली पहले ज फिर उसमें अ ऐड हो गया, करेक्ट। तो इसे ये हमने शब्द बनाया और जब शब्द जो है वो स्वतंत्र इकाई में न रह करके वो एक ग्रुप में आ जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं। शब्द भाषा की इकाई होते हैं जिनका अर्थ होता है, ठीक है, और फिर जब वो पद में वाक्य में आ जाए तो हम उन्हीं को हम पद कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास अच्छा वही वाले चीजों को समझाया गया है। देखो राम पत्र और पढ़ना ये शब्द है ना, अलग अलग रख दे हम यहाँ पर। एक शब्द है राम, दूसरा शब्द है पत्र और तीसरा शब्द है पढ़ना। ठीक है, अलग अलग है, अलग अलग चीजों को बता रहे हैं, लेकिन हम इसको जब सेंटेंस में कन्वर्ट कर दे कि राम पत्र पढ़ रहा है,
अगर मैं ऐसे कर सकती हूँ कि राम पत्र पढ़ रहा है इस टाइप से, तो ये क्या, ये राम पत्र पढ़ रहा है या राम पत्र पढ़ता है, तो क्या हुआ, ये एक सेंटेंस हो गया। और जब सेंटेंस में चीज आ गई है तो जितने भी शब्दों को हमने सेपरेटली यूज किया था उन्हीं को हम कहने वाले हैं पद। कि अगर आपके पास में एक सेंटेंस आता है कि राम पत्र पढ़ता है, राम पत्र पढ़ता है, तो आप इसमें से पद को निकाले, तो आप पद कौन कौन से निकाल के रख देंगे, आप पद निकालेंगे वहां पे राम, देन पत्र, देन पढ़ता है, और ये वाले आप अलग अलग निकाल देंगे। लेकिन अगर आपसे कहे कि शब्द निकाले, तो आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे शब्द वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ पे उसी शब्द के लिए आप पद का यूज करने वाले हैं। चलो हमारी पीपीटी जो है वो गायब हो चुकी है, हम लेके आ जाते हैं पहले। तो अब यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गई। अब वापस से हमारी एक चीज के ऊपर आए। देखो राम, राम जो था वो था। अब यहाँ से राम से आपको क्या पता चल रहा है कि ये किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसका नाम लिखा हुआ है। फिर पत्र, पत्र जो है अगर आप उसके बारे में लिखे तो ये बता रहा है कि कोई चीज है, कोई पेपर है जिसको आप पत्र कह रहे हो। पढ़ना, पढ़ना बता रहा है कि वो जो काम कर रहा है ये अलग से एक क्रिया बता रहे हैं कि वो एक पढ़ने का काम है। कोई पढ़ा सकता है, पढ़ सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। तो राम ने पत्र पढ़ा, इन दोनों वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर राम पत्र पढ़ता है, ये जो है जब इसको वाक्य में प्रयोग किया तो ये तो पद बन गए, यहाँ तक हो गया। अब पद परिचय क्या होता है? पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त जितने भी पद है उनका विस्तृत व्याकरणिक परिचय जब हमको देना होता है तो उसे हम परिचय, पद परिचय कहते हैं। और जैसे मैंने आपको भी एक शब्द बताई कि जैसे जब यहाँ लिखा हुआ है कि राम पढ़ता है, राम पत्र पढ़ता है, तो मैंने बताया कि राम जो है ये एक व्यक्ति का नाम है और ये जिस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है वो क्या है, पत्र है, और जो क्रिया कर रहा है वो पढ़ता है। तो इसमें जितने भी पद है, मतलब एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, तो क्या चीज हुई, और चौथा पद जो है ये हो गया। इनके बारे में इंफॉर्मेशन सामने वाले को देना, या जो भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं तो हमें उस जानकारी से अभिभूत कराना, उस जानकारी के बारे में बताना, तो इसे ही हम पद परिचय कहते हैं। रेगुलर लाइफ में हम बहुत सारे सेंटेंसेस कहते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हो, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी चीजें, हद। तो यहाँ पे हर चीज को हम क्या, हम समझदार हैं, हम समझ लेते हैं कि कौन सी चीज क्या है और क्या इंडिकेट करना चाह रही है। तो बस वही चीजें यहाँ पे भी आती है कि हमारे हर एक शब्द का मतलब क्या होता है, हम उसको एक्सप्लेन करें, और उसे ही हम कहते हैं पद परिचय। मतलब हमारे सेंटेंस में हर एक वर्ड का क्या रोल प्ले हो रहा है, हर एक पद जो है वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, हमें वो चीज बताना है, वो इंफॉर्मेशन बतानी है, और उसे ही हम कहते हैं पद परिचय। अब आप कहेंगे कि इंफॉर्मेशन कैसे बतानी है, तो चलिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। वैसे वैसे ये जो आपके पास एक पूरा सेंटेंस है ना, राम पत्र पढ़ता है, हमें लग तो बहुत इजी रहा है, हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि राम तो पत्र पढ़ता है, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है। लेकिन भाई इस एक सेंटेंस में आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी कि यहाँ पर हमने कितनी सारी चीजों को बांध रखा हुआ है, कितनी सारी अलग अलग चीजों को एक साथ में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पद परिचय जो है हमको करना है, हमें पद परिचय के बारे में देखना है। हम उसकी शुरुआत करेंगे तो हमारे पास में जो पद है, तो सबसे पहले हम उसके टाइप को देखेंगे कि पद कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास पद जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी शब्द या अव्यय। विकार मतलब क्या होता है, विकार उसमें कोई ना कोई खोट निकालना, राइट। तो अविकारी वो होते हैं जिसमें आप कोई भी, मतलब जो जितने भी चेंजेस होते हैं जहां पे आप ना करें, ठीक है, मतलब जिसमें जिसका परिवर्तन नहीं हो, ठीक है, जिसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं अविकारी। और ठीक है, विकारी, सॉरी, एक सेकेंड, मैं विकारी पे अविकारी की डेफिनेशन बता रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे पीछे करते हैं। अविकारी क्या होते हैं, जिसके ऊपर आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, मतलब आप कोई जेंडर के अकॉर्डिंग, आप किसी टेंस के अकॉर्डिंग, आप किसी भी चीज के हिसाब से उसको चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज ही रहता है, उसे आप क्या कहते हैं, अविकारी, ठीक है, जिसमें कोई भी चेंज ना हो या वो अपरिवर्तित हो, वो कहलाते हैं अविकारी। और विकारी कौन से, जिसमें आप चेंज कर सकते हैं। ये एक्चुअली अ लिखा था, ए अब, और उसमें जो डॉट था ना, तो मैं इसलिए उसे अविकारी समझ लिया। तो विकारी क्या होगा, जिसमें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर चेंज हो सकते हैं या उन्हें आप परिवर्तित कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेंस, मतलब काल के हिसाब से, एक वचन बहुवचन के हिसाब से आप उसे चेंज कर सकते हैं, आप उसे उसके स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। चलो और डिटेल में आगे जाके देखते हैं।
विकारी क्या होता है? इस वर्ग के पदों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण विकार आ जाते हैं। वही चीज मतलब आप चेंज कर सकते हैं। मतलब सपोज कि राम ने फल लाए, उन लोगों ने फल लाए, मतलब टेंस चेंज करना, मतलब उसका सिंगुलर प्लूरल जो फॉर्म्स होते हैं वो सारी चीजें वो आगे देखते हैं। अब विकारी में कितने टाइप होते हैं? टाइप्स होते हैं, जैसे यहाँ पर संज्ञा आएगा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और विकारी पद। ठीक है, तो ये जो है क्रिया विशेषण, ये विकारी पद है। अब इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो हमें चीजें समझ में आने वाली है। अब संज्ञा क्या होती है? आपने और भी ज्यादा बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ी होंगे कि किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपने वो जो सेंटेंस, मैं आपको मोस्ट ऑफ उसी सेंटेंस को लेकर के सारी चीजें पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि जब हम चीजों को समझते हैं ना एक एक पॉइंट को लेकर के, तो हम हमारे लिए वो पढ़ना जो है वो थोड़ा ईजी हो जाता है, राइट। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन एम है वो क्या है? चीजों को समझना। ठीक है, सिलेबस के लिए तो हम एक रात पहले रट्टा मार के भी चले जाएंगे, है ना। एक रात पहले जाग करके आप पढ़ाई करके, मतलब एक रात वाली तो दिमाग में रहेंगी, उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें ये चीजें किसके लिए चाहिए? पूरे लाइफ टाइम के लिए, जीवन भर के लिए चाहिए। तो हमें चीजों को सीखना होगा। ठीक है, तो सीखने के लिए मैं आपको एक दो सेंटेंसेस बताऊंगी और आप अपनी डेली लाइफ में वहां पे कनेक्ट करेंगे कि आज आपने कितनी संज्ञा देखी है, कितने सर्वनाम यूज किए हैं, कितनी क्रिया देखी है, कितने क्रिया विशेषण है। ये सारी चीजें जो है आप इस तरीके से एनालाइज करेंगे अपने डे में। डेफिनेशंस हम सीख रहे हैं, हम उनके बारे में सीख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपकी जो डेली लाइफ होंगी तो वहां पे ढूंढेंगे। जैसे किसी ने आपको नाम से पुकारा, ठीक है, तो आप वहां पे देखेंगे कि इसने संज्ञा यूज किया है, सर्वनाम यूज किया है। ठीक है, आप कुछ कर रहे हैं, वहां पे आपको पता चलेगा क्रिया का। जो चीजें मैं बता रही हूँ आप परिभाषा समझेंगे, जैसे जैसे डेफिनेशंस क्लियर होंगी आपको ये बातें आप अपने आप से कनेक्ट करने लगेंगे। सबसे पहले हम आते हैं संज्ञा क्या चीज होती है। तो संज्ञा को सीखने के लिए मैं आपको एक बात क्लियर करा दूं कि आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है, वो है नाम। अगर आपको संज्ञा की डेफिनेशन याद रखनी है तो सिर्फ आप एक चीज याद रखेंगे, वो चीज क्या होने वाली है? वो होंगी नाम। ठीक है, अब नाम कैसे होंगी वो मैं बताती हूँ। वो हमारा पुराना एग्जाम्पल लिख लेते हैं, राम पत्र पढ़ता है। ठीक है, राम पत्र पढ़ता है, ये एग्जाम्पल हमने लिख लिया। अब मैंने कहा है कि संज्ञा को मैं नाम से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। तो हम संज्ञा की अगर प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर बात करें तो संज्ञा का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्राणी, मतलब कोई भी इंसान है ना, लिविंग जो भी कोई प्राणी है, अगर उसका नाम, ठीक है, वो प्राणी, कोई व्यक्ति, मतलब प्राणी में कोई भी हो सकता है, वो मनुष्य हो, वो जानवर हो, वो कोई भी हो, वो छोटा सा कोई बर्ड हो, कोई मतलब एकदम जो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो लेकिन वो लिविंग हो। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इन सबके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आप सिंपल सा इतना यहाँ से कट कर सकते हो कि आपको नाम यूज करना है, मतलब वो किसी का भी नाम हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, क्योंकि इसमें सारी चीजें आ चुकी है, ऐड हो चुकी है, तो इसी के नाम को आप क्या कहेंगे? संज्ञा कहने वाले हैं। तो संज्ञा का मतलब पूरा क्लियर हो गया। अब आप संज्ञा अपने एटमॉस्फेयर में ढूंढ सकते हैं कि संज्ञा कौन कौन है। ये पेन है, तो पेन, पेन संज्ञा हुई। ये भी पेन है, ये पेन हुआ। ये ईयरफोन है, ये लैपटॉप है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मम्मा बुला रही है, तो मम्मा एक रिश्ते का नाम हुआ, एक प्राणी हुआ, तो वो भी एक संज्ञा हुई। आप किसी का भी नाम ले रहे हो, एक्स वाई जेड, आप हिमालय बोल रहे हो, आप किसी रिवर का नाम ले रहे हो, आप किसी पेड़ को बोल रहे हो, तो ये सारी चीजें, किसी का भी नाम आप जब भी यूज कर रहे हो तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे कि वो संज्ञा है। तो संज्ञा की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि संज्ञा एक्चुअल में क्या होती है। देखो, सपोज आप कह रहे हो कि राम मुझे बुला रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ना, राम जो है वो संज्ञा हुई। क्लियर। तो इस सेंटेंस में अब आपको, जैसे मैं आपको कह रही ना कि इसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है वो भरी पड़ी मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको पता चल गया कि जो राम है वो राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राम बता रहा है संज्ञा को। इस सेंटेंस में संज्ञा है। ठीक है, राम है मतलब संज्ञा पत्र पढ़ता है। ऐसे नहीं बोलेंगे, हमने हर किसी की चीजों के एक पर्टिकुलर नेम्स रखे हुए हैं तो हम उसी को बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? संज्ञा को। तो जहां पे भी कहीं किसी का भी नाम आता है तो वो रिप्रेजेंट करने वाला है संज्ञा को। तो संज्ञा के लिए आप सिंपल सा डेफिनेशन याद रखें, संज्ञा इज इक्वल्स टू नाम, मतलब नाम किसी का भी हो सकता है। फिर आपके पास अगर कोई डेफिनेशन आती है, मतलब कोई 2 मार्क का 3 मार्क का क्वेश्चन, तो आप लिख सकते हैं किसी भी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और ये यकीन मानिए मुझे भी जो मेरे 6th और 5th क्लास में जो रटी हुई डेफिनेशन थी, ये वही डेफिनेशन है। ओके,
कुछ एग्जाम्पल्स देखे? ओके, एग्जाम्पल ठीक है, मतलब एग्जाम्पल तो वही चीजें मैंने आपको बता दी कि राम पढ़ता है, जा रहा है, ठीक है, मतलब वो जा रहा है, सीता खाना खाना पका रही है। इस टाइप के एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हो। सेकंड चीज हमने देखी थी सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होता है? अब एक चीज देखो, सर्वनाम के लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि सर्वनाम एक्चुअल में क्या होता है। राम स्कूल गया, ठीक है, राम स्कूल गया, उसने वहां पे पढ़ाई की, नहीं, राम स्कूल गया, उसने टीचर को अभिवादन किया, है ना, मतलब जो भी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून होता है वो वाली चीजें जो आप अपने स्कूल में करते हैं। उसने वहां पे पढ़ाई की, वो घर लौट आया, ठीक है, फिर वो घर पे लौट आने के बाद में उसने खाना खाया और वो खेलने के लिए चला गया। अब इस पूरे सेंटेंस में आप देखो कि मैंने राम जो था, तो राम, एक बात क्लियर हो गई कि राम से मैंने यहाँ शुरुआत की थी, तो ठीक है, राम लिखा कि राम स्कूल गया। ठीक है, एक सेकेंड मैं ट्राई करती हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी आए भाई यहाँ पे, एंड ट्रस्ट मी, मेरी रियल में राइटिंग। राम स्कूल गया, ठीक है, वहां उसने पढ़ाई की, वो घर लौट आया, ठीक है, प्लीज कुछ नहीं होना, वो घर लौट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट, देखो, राम स्कूल गया, वहां उसने पढ़ाई की, वह घर लौट आया। अब आप देखेंगे, कहेंगे कि मैम यहाँ पे राम आया है, तो सबसे पहले तो हम इसको बोल देंगे कि ये यहाँ पर जो आपने यूज किया है वो कौन है? संज्ञा है, राइट। हमने उसको संज्ञा दे दिया क्योंकि हमने सीखा ही ये है कि जहां पर भी किसी भी व्यक्ति, प्राणी और वस्तु का नाम आता है तो वो होता है संज्ञा, ठीक है। स्थान भी आता है तो स्थान भी, मतलब हम पहले तो मेन इसको फोकस करेंगे, देन हम सेकंड वो करें कि वहां, ठीक है, वहां कहाँ? तो वहां वो, क्योंकि वहां स्कूल है, क्योंकि वो पहले स्कूल गया था, मतलब स्कूल गया था, तो हमने वहां जो है किसके लिए लिखा हुआ है? वो लिखा है हमने स्कूल के लिए। उसने, अब उसने किसने, मतलब पता तो करना है कि भाई वो इंसान कौन है, उसने क्यों लिखा है, तो उसने जो है वो है राम, ठीक है। स्कूल में राम ने पढ़ाई की, राम स्कूल गया, स्कूल में राम ने पढ़ाई की, तो हमने इस चीज के रिपीटेशन को रोकने के लिए वहां पर यूज किया वहां उसने। हमने ये नहीं लिखा कि राम स्कूल गया, राम स्कूल में राम ने पढ़ाई की, या राम ने स्कूल में पढ़ाई की, तो उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने यूज कर लिया वहां या उसने। तो आपको सर्वनाम की डेफिनेशन समझ में आई? देखो, सर्वनाम, तो सर्व के पीछे एक नाम छिपा हुआ है, लिखा है, मतलब सर्वनाम में एक नाम छिपा है, मतलब यहाँ पर लिखा है नाम। नाम का मतलब हमने समझ लिया कि नाम जो होता है वो होता है संज्ञा, ठीक है। संज्ञा के आगे लिखा हुआ है सर्व, मतलब जहां पे भी, मतलब बार बार संज्ञा आती है तो उसके पहले, मतलब सर्व है तो सर्व, बार बार जहां संज्ञा आएंगी तो वहां पर हम यूज करेंगे सर्वनाम। जैसे हमने यहाँ पे किया, वहां स्कूल आ रहा था तो हमने स्कूल के जगह रिप्लेस कर दिया, उसको कर दिया वहां। उसने, राम वहां पे वापस आ रहा था तो राम को रिप्लेस करके हमने वहां कर क्या कर दिया? उसने। वह, वह मतलब राम लौट आया तो उसने क्या लिखा कि वह लौट आया, या वो लौट आया, फिर उसने खेले, इस टाइप से। तो जब भी हम संज्ञा के स्थान पे कोई और शब्दों को प्रयोग करते हैं, उसके पुनः उपयोग होने से, तो उसे हम कहते हैं सर्वनाम। अब आपको समझ में आया कि सर्वनाम क्या होता है, कि जहां पे भी संज्ञा बार बार यूज हो रही है तो उसको यूज को रोकने के लिए, या उस नाम को बार बार यूज करने के लिए हम एक दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं, और उस दूसरे वर्ड को हम कहते हैं सर्वनाम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे राम स्कूल गया, तो राम तो गया तो संज्ञा थी, वहां सर्वनाम था, वह सर्वनाम था। तो सर्वनाम की डेफिनेशन पढ़े, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पे तो प्रयुक्त हुआ था ये, ठीक है।
जैसे कि मैं मतलब हम, ये कुछ मतलब इस टाइप का, वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे शब्द होंगे। मतलब डिपेंड करता है कि आपका जो शब्द क्या है उसके जगह पे आप उसको रिप्लेस करके कौन सा सर्वनाम को यूज कर रहे हैं। तो आई होप अब आप अपनी डेली लाइफ में संज्ञा और सर्वनाम को ढूंढ सकते हैं कि क्या था। मैं वहां गई थी, फिर मैंने ऐसा वैसा, वो मतलब शीला यहाँ पर आई थी, फिर उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो वहां गई थी। तो हम डायरेक्टली, कई बार ऐसा होता है ना कि मम्मा कहती है कि वहां पे रखा हुआ है, ऐसे बोल देती है वहां रखा है। हम लोग कई बार बोलते हैं अरे कहाँ वहां, तो मम्मी बोलती नहीं वो वहां पे रखा हुआ है। तो हमें वो चीज समझ में नहीं आती है, तब हम क्या यूज करते हैं, तब दिमाग में आता है अच्छा मम्मी तो सीधे सर्वनाम बता रही है, पहले संज्ञा तो बताओ, है ना, मतलब उस स्थान का नाम तो बता दो कि वो वहां रखा है। मतलब मेरे साथ तो मोस्ट ऑफ होता है ये, मम्मा कहती है वहां रखा है, वहां रखा है, बोलते भाई वहां कहाँ रखा हुआ है, आप एक प्लेस का नाम तो बताइए। जब तक कि आपको संज्ञा नहीं पता है आप सर्वनाम पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो सर्वनाम के लिए आपको संज्ञा इंपॉर्टेंट है। जब आपको संज्ञा पता चल गई तो आप कनेक्ट कर लोगे कि ये सर्वनाम किसके लिए यूज हो रहा है, उस संज्ञा के लिए यूज हो रहा है। चलो आगे देखें। अब जो सर्वनाम है, सर्वनाम भी एक टाइप का नहीं होता है, सर्वनाम में भी बहुत सारे चीजें होती है। जैसे अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सर्वनाम जैसे मैं, हम, ये, कुछ, तो ये किस बिहाफ पे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे कौन सा सर्वनाम यूज होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भेद रखे हुए हैं, तो मैंने सीधे से क्या किया, एक टेबल बना दिया है, ताकि आप ये टेबल जब रखेंगे तो आपको सीधे चीजें याद होते जाएंगी। और इसके लिए भी सिंपलेस्ट फॉर्म बताती हूँ कि इन चीजों को कैसे याद रखना है, तो हम वो सीख लेंगे ताकि आपको बार बार ये टेबल भी देखने की नीड नहीं पड़े। अब पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, आप इस पुरुष को याद रखें, ठीक है। यहाँ पे अब पुरुष क्या है, ठीक है। अब आप याद रखेंगे कि पुरुष एक्चुअल में क्या है, कोई लाइटर शेड ले तो जो ब्लैक में भी दिखे और व्हाइट में भी दिखे, राइट। पुरुष क्या है, एक लिविंग बर्ड है, इंसान है। तो जहां पे भी इस टाइप के, मतलब किसी लिविंग के लिए बात कर रहे हो, मतलब हम तुम, मतलब एक इंसान के लिए, पुरुष इंसान की कैटेगरी में आ रहा है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वहां पे उससे रिलेटेड सर्वनाम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं, ठीक है, मेरा, ज्योति सोनी, अच्छा मैं ज्योति सोनी, और मेरा काम ये है, मेरा, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, पहले नाम बता दिया, फिर मेरे अकॉर्डिंग मैंने मे को चेंज किया, मेरा, हम, तुम, वह, मतलब जितने भी इंसानों के लिए यूज होने वाले हैं तो वो आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर। क्लियर, मतलब जितने भी इंसान से रिलेटेड हो तो वो, मतलब सिंपलेस्ट डेफिनेशन बता रही हूँ, ठीक है। जितने इंसानों के लिए यूज होने वाले हैं वो आएंगे पुरुषवाचक में। अब पुरुषवाचक में भी हमने 3 चीजों में इसको डिवाइड कर दिया। उत्तम में कौन आएगा, याद रखें कि हम सबसे ज्यादा एक्सीलेंट किसे मानते हैं, खुद को, ठीक है। मतलब खुद को, तो हम मान लेते हैं कि उत्तम में हम खुद आने वाले हैं, मतलब मैं और हम आने वाले हैं। तो उत्तम उस वो होता है, और प्रॉपरली डेफिनेशन पढ़े तो जो बोलने वाला होता है, जो डिलीवर कर रहा है, जो अपने थॉट्स को, अपनी बातों को रख रहा है, तो वो बोलने वाला होता है। और बोलने वाला, हम खुद को ही अच्छा मानते हैं तो उसको हम कहेंगे उत्तम। तो उत्तम में आएगा मैं और हम। मध्यम, जिसको हम बोल रहे हैं, मतलब सामने वाला, हम उसको मध्यम ही मानते हैं, हम जिनसे बात करते हैं, ठीक है। एक याद बात रखना कि जब भी हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने आप को अच्छा मानते हैं, तो हमने अपने आप को उत्तम में रखा, ठीक है। उत्तम मैं मतलब वो बोलने वाला हो गया। मैं और हम, सामने वाला जो होता है उसको हम मानते हैं कि तुम थोड़े ठीक हो, क्योंकि हम आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो हम तुमको कहते हैं मेरे बाद में जो है वो तुम हो, तो तुम मध्यम हो, ठीक है। तो सुनने वाला हो गया, एक स्टोरी में चेंज कर रहे हैं हम इसे। तो तुम और आप जो है वो कौन हो गया, मध्यम। और फिर क्या होता है, हम तीसरा इंसान जो हमारे बीच में नहीं है, हम उसके ऊपर पूरा जो है छोड़ देते हैं कि हमारे बाद में जो बचा है ना, कि मैं सबसे अच्छी हूँ, फिर तुम हो, और फिर जो बच्चा वाला है वो नॉर्मल अच्छा, वो सामने वाला है। तो वो सामने वाला कौन हो गया, अन्य हो गया। तो ये हो गया अन्य पुरुषवाचक, मतलब जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग, मतलब बोलने वाला, सुनने वाला, और जिसके विषय में बात कर रहे हैं वो। तो वह और वे कौन हो गए, अन्य पुरुष में हो गए। आई होप आप इस तरीके से चीजों को ऐसे कनेक्ट करके याद रखेंगे। जो इंसान है उसे हम पुरुषवाचक कहेंगे, जिसमें आ जाता है मैं, तुम, वह, वे, उनका, उनके, ये सारी चीजें आ जाती है। अब इनको भी हमने डिवाइड कर दिया। एक बोलने वाला, बोलने वाला मतलब खुद, खुद मतलब हम उत्तम हैं, ठीक है। इस तरीके से याद रखें कि बोलने वाला याद रखा है, तो बोलने वाला कौन होगा, मैं, हम, और हम अपने आप को उत्तम मानते हैं, इसलिए हमने इसको उत्तम की श्रेणी में रख दिया। फिर आता है सुनने वाला। सुनने वाला मतलब बोलने वाला किसी न किसी को बोल रहा है, तो जो सुनने वाला है तो उसको हमने सेकंड प्लेस में रख दिया, तो हम उसको बोलेंगे कि तुम मध्यम हो, मेरे बाद तुम ही अच्छे हो। तीसरा, हम जिसके बारे में बोल रहे हैं, हम उसकी बुराई कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं, जो भी है, तो हमने तीसरे को बोल दिया कि तुम अन्य हो। अभी
मैं उत्तम हूँ, तुम मध्यम हो और वो अन्य है। तो अन्य में बात आ गया वह और मैं। चलो अब इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम ये होता है कि हम किसी को इंडिकेट करते हैं यह, ये, वे, मतलब एक निश्चित पर्टिकुलर इंसान को जब आप बोल रहे हो, ठीक है, उसको रिप्लेस कर रहे हो। अनिश्चयवाचक मतलब जहां पर कोई भी अनिश्चित नहीं चीज नहीं है, मतलब निश्चित चीज नहीं है, वो अनिश्चित है, कोई, किसी, इस टाइप से। प्रश्नवाचक जहां पे भी आप किसी प्रश्न के फॉर्म में बात कर रहे हो, क्या, कौन, किसे, किसको टाइप से। संबंध जब आप किसी को रिलेट कर रहे हो, उसका, उसकी, वह, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, ये सारी चीजें। निजवाचक मतलब खुद को, मतलब जो पुरुषवाचक में जो उत्तम पुरुषवाचक है वहां पे आप खुद को रख सकते हैं, खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः। तो ये सारी चीजें आ जाती है हमारे सर्वनाम में। आई होप आपको सर्वनाम के इतने सारे जो भेद है वो समझ में आए होंगे और याद भी हुए होंगे। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, हम फिर से इस चीज को और थोड़ा इजी करके समझेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में विशेषण। राम पढ़ता है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम। राम सुंदर है। एक सेंटेंस हमने थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया। राम सुंदर है, राम के पास में आपके पास आ गया क्या कि राम तो मैम संज्ञा है, ठीक है, राम तो संज्ञा है, लेकिन वो सुंदर है, हम बता रहे हैं उसके बारे में। राम सुंदर है, हम उसके बारे में बता रहे हैं, मतलब क्या हुआ, उसकी कोई खूबी बता रहे हैं। राम मूर्ख है, राम बेवकूफ है, राम सुंदर है, राम बलवान है, बहुत सारी चीजें। तो हम उसकी कोई ना कोई विशेषता को बता रहे हैं, ठीक है। और जब भी कोई विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं विशेषण, राइट। जब भी आप किसी की विशेषता बता रहे हो, देखो विशेषण, विशेष यहीं कहीं कनेक्ट हो रहा है। विशेषण मतलब विशेषता। जिस तरीके से आपने, एक सेकेंड, वर्ड मिस क्यों हो रहे हैं। संज्ञा के लिए आपने एक शब्द याद रखा था और वो शब्द क्या था, नाम। इसी तरीके से आप विशेषण के लिए याद रखेंगे विशेषता। जब भी आप किसी की विशेषता बताते हैं, किसी की इन द सेंस संज्ञा और सर्वनाम की, जैसे राम सुंदर है तो राम तो संज्ञा हो गया, और संज्ञा की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है, ठीक है। संज्ञा सुंदर है, देखो राम एक स्टूडेंट है और वो बहुत सुंदर है, ठीक है। या राम पढ़ाई कर रहा है और वो पढ़ने में बहुत होशियार है। तो पहले तो हमने बता दिया कि संज्ञा है, और फिर वो क्या लिखा है, वो पढ़ने में बहुत होशियार है। तो यहाँ पे ये वो एक तो हम संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, ये सर्वनाम की। देखो संज्ञा और सर्वनाम एक ही चीज होती है। एक बात क्लियर कर ले कि संज्ञा और सर्वनाम एक ही है। संज्ञा इसलिए कि जब आप उसको नाम से इंडिकेट कर रहे हैं, और सर्वनाम वो जब उस नाम को बार बार रिपीट होने से आप बचा रहे हो तो वो सर्वनाम हुआ। तो संज्ञा और सर्वनाम की जहां पे भी आप विशेषता बताने के लिए कोई भी शब्दों को प्रयोग करते हैं, जहां भी उसकी विशेषता आती है, वो विशेषता कुछ भी हो, वो चाहे अच्छी विशेषता हो, वो बुरी हो, कुछ भी हो, वो निठल्ला है, वो बलवान है, वो बलवान बहुत बलशाली है, सुंदर है, निष्ठावान है, ईमानदार है, घमंडी है, क्रूर है, दुष्ट है, वट एवर, कुछ भी। तो वहां पर जो भी विशेषता है, तो उन शब्दों को, जैसे यहाँ पे वो शब्द कौन सा है, सुंदर होना, उसका सुंदर होना वो विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे विशेषण कौन सा होगा कि सुंदर। सुंदर क्योंकि यही शब्द जो है वो राम की खूबी को बता रहा है, उसके बारे में कोई विशेषता बता रहा है। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि ये नॉर्मल जो सेंटेंस हमें लगता था उसमें कितनी सारी चीजें छुपी हुई है। राम, राम संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता है कि वो सुंदर है, ये उसका विशेषण है। क्लियर। तो ये सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है, संज्ञा विशेषण, ये एक हिडन फॉर्म है ना। मतलब संज्ञा राम है, विशेषण सुंदर है। तो वही कि आप जब भी किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उन्हीं शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। एक बार फिर कहूंगे कि विशेषण कुछ भी हो सकता है, मतलब बस उसकी एक विशेषता, एक खूबी पता होनी चाहिए। मतलब खूबी कुछ भी हो सकती है, वो काला है, वो मोटा है, वो परिश्रमी है, वो मीठा है, वो खट्टा है। अब संज्ञा कुछ भी, ये दही बहुत खट्टा है, तो दही की विशेषता क्या हुई, खट्टा होना, ठीक है, क्योंकि दही, हमने किसी भी चीज को, नाम को हमने संज्ञा लिया है। तो यहाँ पे क्या होगी, दही खट्टा है, वो जलेबी बहुत मीठी है, वो बहुत दुष्ट है, वो बहुत अच्छा है, ये पेन बहुत प्यारा है। तो पेन तो संज्ञा हो गया और प्यारा होना इसकी विशेषता हो गई। तो चलो आपको विशेषण भी समझ में आ गया होगा और कनेक्ट भी करते आ रहे होंगे कि किस तरीके से हम उसको अपनी डेली लाइफ में ढूंढ रहे हैं। आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो क्या हुआ, सर्वनाम।
हमें पता है हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, आप जो है वो छात्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपकी विशेषता क्या हुई, यहाँ पे विशेषण शब्द क्या हुआ कि आप बहुत अच्छे हैं, अच्छा होना आपकी विशेषता हुई, आपके लिए विशेषण हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब विशेषण भी बहुत प्रकार के होते हैं कि विशेषण जो है हम उसको कितने टाइप्स में बांटे, कितने प्रकार में बांटे। तो भाई विशेषण के भेद और उसके उदाहरण जो है वो अगेन मैंने यहाँ पर एक टेबल में रख दिए हैं, ताकि हमें अलग अलग चीजों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़े और उनके लिए नीड ना पड़े। तो सबसे पहला पॉइंट होता है गुणवाचक विशेषण। अब गुण क्या हुआ, किसी चीज के कोई गुण के बारे में बता रहे हैं, ये रंगीन है, हवादार है, वो बहुत शांत है, बहुत मौसमी है, ठंडा है, भव्य है, विशाल है, मतलब उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये हवादार है, रंगीन है, उसके एक गुणात्मक पहलू का अध्ययन कर रहे हैं, उसको दर्शा रहे हैं, तो वो होता है गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक, संख्यावाचक में दो चीजें होती है, एक तो अनिश्चित और एक निश्चित। जाहिर सी बात है कि जब आप संख्या के बारे में बात कर रहे हैं तो वो संख्या से रिलेटेड ही विशेषण होगा। ठीक है, संख्या से रिलेटेड ही है, तो संख्या में जैसे कि 5 है, ठीक है, उसके पास 5 बुक्स है, वो 5 होना उसकी विशेषता है, उसके पास 5 बुक होना उसकी विशेषता है, वो महत्वपूर्ण है, चौगुना है, दुगुना है, प्रत्येक, ये वो। तो ये तो हमारे निश्चित हो गए, मतलब एक पर्टिकुलर एक नंबर है, एक ग्रुप है जिसमें हम सिर्फ इतने नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो संख्यावाचक को हमने दो इसमें बांटा है, जिसमें आप एक निश्चित संख्या के बारे में बात कर सकते हैं, और दूसरे इसमें कि आप उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कई, अनेक, बहुत, नहीं, ऐसे, अनंत, इस टाइप से बात होती है। क्योंकि संख्या में तो आप दो ही चीजों को पढ़ते हैं, एक तो अनिश्चित और एक निश्चित। परिणामवाचक, परिणामवाचक मतलब किसी का भी कोई रिजल्ट आता है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट, जैसे कि उसने बहुत कम किया, बहुत कम काम किया, बहुत ज्यादा काम किया, उसने 4 किलोमीटर चले, उसने 2 किलोमीटर चला, उसने 4 किलोमीटर 4 लीटर दूध ला के दिया, उसने 4 लीटर पानी पी गया, इस टाइप से। तो ये परिणाम भी कुछ भी हो सकते हैं, ये एक लिमिटेड भी हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर नंबर में भी हो सकते हैं, और ये अनिश्चित भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, दूर हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, अधिक हो सकता है, तनिक, कुछ भी, ये जो शब्द लिखे ना उसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं। तो इसलिए हमने परिणामवाचक को भी दो में डिवाइड किया हुआ है, एक तो अनिश्चित और दूसरा निश्चित। निश्चित में हम एक निश्चित अमाउंट रखेंगे, 1 किलोमीटर, वो 1 किलोमीटर डेली रनिंग करता है, वो 4 किलोमीटर चलता है, इस टाइप से चीजें हो जाएंगी। मतलब वो थोड़ा चलता है, वो बहुत कम चलता है, वो कुछ चलता है, वो तनिक चलता है, इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं। देन आता है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सर्वनामिक या संकेतवाचक मतलब आप इंडिकेट करते हो, जैसे मेरी मम्मी कहती है वो वहां रखा हुआ है सामान, अगर मैं उनसे पूछूं पेन कहाँ रखा है तो कहती है वो वहां रखा है, पर वो ये नहीं बताएगी कि कहाँ रखा है। तो ये है संकेतवाचक। ठीक है, मतलब बता रहे कि यही घर, आप इंडिकेट कर रहे हो, आप संकेत दे रहे हो। ठीक है, ये छात्र, वो घर, वो कुर्सी, ये पेन, वो जगह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो विशेषण समझ में आया, होप समझ में आया। अब वापस शुरू में जाते हैं। राम पढ़ाई करता है, इसी सेंटेंस में यही था ना, राम पढ़ाई करता है। यहाँ पे फिर हम मैं क्लियर कर दूं कि राम जो है वो है। अब मैम आप बताएंगे कि राम सुंदर था, तो सुंदर तो होना उसकी विशेषता हो गई थी, लेकिन अभी भी हम बाकी सेंटेंसेस पे नहीं गए हैं। ठीक है, जो है, और क्योंकि आपने कहा था कि इसी सेंटेंस में बहुत सारी चीजें आने वाली है। हमने सर्वनाम देख लिया, हमने विशेषण देख लिया, हमने संज्ञा देख ली, अब हमारे पास में क्या आएगा। तो हमारा जो रिमेनिंग सेंटेंस था वो पढ़ते हैं। पढ़ाई करना मतलब हम हर एक शब्द के साथ खेलने वाले हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक दो चीज को लेकर के छोड़ देंगे। तो देखो, जब भी आप कोई काम करते हैं, ठीक है, जैसे विशेषण के लिए मैंने विशेषता शब्द बताया था, सर्वनाम के लिए बताया था कि संज्ञा को ही आप रिपीट करेंगे, और संज्ञा के लिए था नाम, तो क्रिया के लिए है काम करना। ठीक है, ये काम करना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, सोना, सोना भी एक काम करना है, खाना पीना बैठना जागना कुछ भी हो सकता है। मतलब आप वहां पे कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तो उसी को ही हम क्रिया कहते हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे मेरी क्रिया हुई आपको पढ़ाना। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा काम क्या हो रहा है, मैं काम कर रही हूँ, कर रही हूँ, करना, करता, जो भी है वो कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, और आप पढ़ रहे हो। तो मेरे लिए मेरी क्रिया क्या हुई कि पढ़ाना। ठीक है, और आपके लिए आपकी क्रिया क्या हुई, पढ़ना।
क्लियर? जब भी कोई काम करते हैं, जहां पे भी किसी क्रिया के होने की का आभास होता है, हम उसको इंडिकेट करते हैं, तो उन्हीं शब्दों को हम कहते हैं वो उसकी क्रिया है। मैं खाना बना रही हूँ, आप खाना खा रहे हो, आपकी क्रिया है खाना खाना और मेरी क्रिया है खाना बनाना। मैं मोबाइल चला रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं जाग रही हूँ, मैं घूम रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, ये मेरी क्रिया है। ठीक है, जिस शब्द से किसी कार्य के या होने का पता चलता है। शायद वो काम हो चुका है, राम पढ़ाई कर रहा था, शायद वो टेंस भी चेंज हो गया पास्ट में, मतलब उसका भूतकाल हो गया। मैं खाना बना रही थी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन पॉइंट है कि आपको पता हो वहां पे कि आप काम कौन सा कर रहे हो, डिपेंड इसी के ऊपर करता है। तो जो भी ऐसा शब्द है जिससे आपको पता चल रहा है, देखो राम करता है, राम क्या करता है इससे पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे पढ़ाई किया कि राम पढ़ाई करता है, ठीक है, पढ़ाई कर रहा है, तो इससे पता चला कि राम का काम क्या है वहां पे करने का, राम का कर्म कौन सा हो रहा है कि राम पढ़ाई कर रहा है, राम खाना खा रहा है, राम सो रहा है, राम कुछ भी कर रहा है। तो यहाँ पे उसकी क्रिया के बारे में पता चल रहा है, और जिस क्रिया से, जिस शब्द से आपको उसकी क्रिया का पता चले, हम उसे ही उसकी क्रिया कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी क्रिया के होने, करने या होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, राम लिख रहा है, पढ़ रहा है, बोल रहा है, स्नान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये उसकी क्रिया होने वाली है। डन। अब क्रिया का मूल रूप जो है वो क्या होता है, धातु। अब धातु क्या है, आप वापस सेंटेंस पे जाएंगे और यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, राम पढ़ाई करता है, ठीक है, बोल रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, लिखना, पढ़ना, बोलना, स्नान करना। तो ये ना जो शब्द लग रहे हैं, मतलब कुछ भी काम करना, करना, सिंपल सी बात है। मैं इन सबको छोड़ दे, आप यहाँ पे आए, इस सेंटेंस पे आए, तो ये क्या कह रहा है, काम करना, राइट, करना। तो इसकी धातु जो है वो किसी भी, मतलब कोई भी क्रिया है तो उसकी धातु क्या है, उसमें ना लगा के क्रिया का सामान्य रूप बनता है। मतलब पढ़, पढ़ तो एक धातु हो गई, ठीक है, पढ़ क्या हुई, धातु हो गई, मतलब पढ़, और उसमें जैसे ही आप ना लगा देते हो तो वो उसका सामान्य रूप बन जाता है, मतलब पढ़ना, सोना, ठीक है, स्नान, सोना, सोना तो नॉर्मल ही है, तो वो सो रहा है, इस टाइप से पढ़ हो गया धातु। लिख, लिखना तो नॉर्मल है, धातु है, और जैसे ही उस धातु में ना लगा दिया तो उसके सामने इसमें आ गया कि लिखना। तो किसी भी क्रिया में इस टाइप की धातु जो है वो मतलब किसी शब्द में वो जो धातु, मतलब उसी को, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ने का मूल रूप क्या है, पढ़, ठीक है, पढ़ाई, आप उसको लिख सकते हो पढ़, पढ़ाई, पढ़ना, पढ़ाना। तो ऐसा हो सकता है, देखो पढ़ में आना पढ़ाना कर दिया तो पढ़ाना हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा, कुछ भी होगा। तो उस मूल रूप में जब आप धातु, मतलब उस मूल रूप को ही आप धातु कहते हैं, ठीक है। मतलब पढ़ना एक मूल, पढ़ जो है वो मूल हो गया, लिख जो है वो मूल हो गया। तो ये जो मूल रूप है उसको हमने धातु कहा, और जैसे ही हम उसमें ना लगा देते हैं तो उसका सामान्य रूप बन जाता है, और हम उसको एज अ क्रिया जो है वो किसी भी सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। अब आपने लास्ट में पढ़ा था, हमने बताया था कि हमारी जो पद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी होते हैं और दूसरे होते हैं अविकारी। तो हमने विकारी तो पढ़ लिया था कि विकारी क्या होते हैं, विकारी वो जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू, देखो पढ़ाई, मतलब पढ़ाई में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा ना, ठीक है। पढ़ाई करते हैं, सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, ऐसे लिखेंगे, राम पढ़ाई करता है, सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, बस, मतलब वो जो क्रिया है उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, संज्ञा में कोई चेंज नहीं हो रहा है। राम पढ़ता है तो रामो पढ़ते हैं, ढेर सारे राम पढ़ते हैं, दो राम पढ़ते हैं, हम ऐसे लिखेंगे ना, दो लगा देंगे, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अविकारी शब्द या अव्यय, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, देखो हमने जो दो टाइप पढ़े थे, एक तो विकारी पढ़ा था और दूसरा हमने पढ़ा था एक सेकेंड, एक हमने विकारी पढ़ा है और दूसरा हमने अविकारी पढ़ा है। अविकारी जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और विकारी इसमें कोई भी परिवर्तन हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर लिंग, वचन, काल, पुरुष, इन सब का कोई ना कोई इसके ऊपर असर पड़ता है। लेकिन अविकारी वो होते हैं जिनका इनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है, ठीक है। या अविकारी को ही हम अव्यय भी बोल सकते हैं। तो विकारी तो हमने सारे पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं अविकारी। तो अविकारी वे शब्द या अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता है। जैसे प्रातः, तो प्रातः सिर्फ प्रातः ही होंगी, प्रातः में लिंग, ढेर सारी प्रातः ऐसे नहीं लिखेंगे, हर जगह प्रातः एक ही होने वाली है। अभी, अभी मीन्स एट द टाइम,
हर जगह मतलब उसका इन सारी चीजों के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे वही रहेगा, परंतु यहाँ, परंतु इसीलिए, इस टाइप के जो भी शब्द है वो सब क्या होते हैं, अविकारी, मतलब जिनके ऊपर किसी का कोई असर नहीं होता और वो एज इट इज उसी फॉर्म में रहते हैं, अपने मूल स्वरूप में ही रहते हैं। वो अपने आप को उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उस सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे राम धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है, राम धीरे धीरे आ रहा है, मैंने ऐसा कहा तो ये एक के लिए हो गया, एक वचन था, राम धीरे, वो सभी धीरे धीरे आ रहे हैं, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी वो सभी धीरे धीरे आ रहे हैं, नहीं ना, मतलब वो सभी तो प्लूरल फॉर्म में थे, वो बहुवचन थे, लेकिन फिर भी हमने उसमें यही लिया कि वो सभी धीरे धीरे आ रहे हैं या वो धीरे धीरे आ रहे हैं। क्लियर था? ठीक है, सभी धीरे धीरे आ रहे हैं, कोई भी हो अव्यय वही रहने वाला है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। क्लियर? अब अव्यय के भी कुछ भेद होते हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक थोड़ा सा बोलने में ठीक है निपात। चलो इन सबको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ लेते हैं फटाफट। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? आपको एक बात पढ़ी होंगी आपने, विशेषण, राइट? विशेषण क्या था? जब किसी भी संज्ञा ये सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कह रहे थे? विशेषण कह रहे थे। अब यहाँ पे क्या शब्द लग गया है? क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहेंगे। तो दो चीजें हैं आपके पास में, कौन सी? एक तो विशेषण और दूसरा क्रिया विशेषण। तो विशेषण नॉर्मल है, विशेषण के साथ कोई चीज नहीं जुड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विशेषण है वो किसकी विशेषता बता रहे हैं? संज्ञा और सर्वनाम की। ठीक है, विशेषण के साथ आप एक शब्द जोड़ेंगे हमेशा विशेषता, कि विशेषण किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, इस शब्द को आप हमेशा याद रखेंगे। नॉर्मल विशेषण यूज हो रहा है तो वो विशेषता किसकी बताएंगे? संज्ञा और सर्वनाम की। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की। लेकिन अगर क्रिया विशेषण यूज हो रहा है तो वो विशेषता किसकी बताएंगे? वो विशेषता बताएंगे क्रिया की। ठीक है, क्लियर? ओके, संबंध बोधक पे आ गया। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे बहुत, धीरे धीरे, उधर, प्रातः आदि। जैसे राम धीरे धीरे चल रहा है, मतलब उसकी क्रिया क्या हुई? धीरे धीरे चल रहा था वो। चलो इसको थोड़ा और बताऊं मैं डिटेल में। अब क्रिया विशेषण के भेद देख ले तो क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, एक तो काल के ऊपर डिपेंड, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिणामवाचक, क्योंकि क्रिया कुछ भी हो सकती है। अगर मैं काल रखूं तो कालवाचक क्या होंगी? कि वो काल के अकॉर्डिंग, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो चीजें चल रही है, मतलब कभी कभी, ठीक है, कभी कभी मतलब रियरली, राइट? अभी, प्रातः, साय, शाम को, आजकल, प्रतिदिन, मतलब ये टाइम पीरियड से रिलेटेड जो भी साइकिल है तो वो हम कालवाचक में लेंगे। ठीक है, टाइम को हम काल कहते हैं, तो काल से रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी वो कालवाचक में आएंगी। कभी कभी वो कभी कभी आता है। ठीक है, अभी, मैंने अभी खाना खाया, मेरी क्रिया जो थी उसकी विशेषता क्या है? कि मैंने अभी खाना खाया। ठीक है, प्रातः हो रही है, इस टाइप के यूज। रीतिवाचक, रीतिवाचक मतलब जिसमें इस टाइप के वर्ड हो, जैसे धीरे धीरे, बहुत ही स्लोली, अचानक, भली बाती, मतलब एकदम से कोई घटना घट रही हो उस टाइप से। मतलब एकदम से नहीं, मतलब किसी भी घटना के घटने का जो स्पीड है उसको बोल सकते हैं। स्थानवाचक, जब आप किसी स्थान से रिलेटेड बात कर रहे हो, ऊपर, नीचे, धीरे, ऊपर, बाहर, आसपास, भीतर, मतलब वो स्थान से रिलेटेड आपकी चीजें होनी चाहिए। परिणामवाचक, वही जो कोई रिजल्ट आउटपुट निकाल रहा है, थोड़ा, बहुत, अत्यधिक, कम, जितना, उतना, इस टाइप की चीजें। देन है हमारे पास में संबंध बोधक। संबंध बोधक वही जो आपके किसी भी रिलेशंस को बताता है। ठीक है, जब आप संबंध बोधक किस लिए यूज करेंगे? वो अव्यय जो कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के साथ जो है संबंध बताता है। मतलब देखो यहाँ पे क्या है? अव्यय, संज्ञा या सर्वनाम, मतलब उस सेंटेंस में ऑलरेडी एक संज्ञा या सर्वनाम हो चुका है, लेकिन उसके बाद में वो किसी और संज्ञा या सर्वनाम के बारे में रिलेशन बता रहा है, मतलब वो कनेक्ट कर रहा है। एक संज्ञा सर्वनाम, दूसरा संज्ञा सर्वनाम, उन दोनों को कनेक्शन। विद्यालय के पास बगीचा है, देखो ये विद्यालय एक संज्ञा हो गई, संज्ञा ही है तो ये हो गई, और बगीचा जो है ये भी हो गया, क्योंकि हमने क्या बात की है कि जितने भी नाम हैं हम उसको संज्ञा के रूप में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे संज्ञा होगी विद्यालय, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? कि विद्यालय के पास, तो रिश्ता बता रहा है दोनों में कि विद्यालय के पास बगीचा है, विद्यालय के पास मंदिर है, मंदिर के पास में विद्यालय है, मंदिर के साइड में पार्क है, पार्क के साइड में ये है, वो है, वो है, जो भी है।
तो रिलेशन मतलब दो अलग अलग संज्ञाओं के पास में रिलेशन क्रिएट करने, रिलेशंस बताने की बात कर रहा है। मंदिर के सामने फूल खिलते हैं, देखो फूल को भी हम एक संज्ञा लेंगे और मंदिर भी एक संज्ञा होंगी, तो इन दोनों संज्ञा के बाद में बात कर रहे हैं। सुमन, नाम, इंसान का नाम संज्ञा होता है और प्लेस का नाम भी संज्ञा होता है, तो इन दोनों, मुझे सुमन के साथ बाजार जाना है, ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट कर रहा है। देन है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होंगे? जो अव्यय दो शब्दों, दो पदबंधों या दो अव्ययों को जोड़ने का काम करते हैं, उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि मैं और तुम, ठीक है, दो शब्द हो गए, या हो गया कि हम और तुम, ठीक है, पदबंध जो कि बहुत सारे पदों का एक ग्रुप हो और वो पद जो एक, उसमें एक पद हीरो होता है और बाकी जो बंद होते हैं ना, जो अलग अलग बंद होते हैं, वो उनको मिलकर के वो एक ही, मतलब सारे पद मिलके एक ही अर्थ को बता रहे होते हैं, ठीक है। ये दो अवयवों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु। जैसे कि मैं और तुम, आ, ये स्थान और वो स्थान, मैं ऐसी इसलिए हूँ क्योंकि, मैं आपको पढ़ा इसलिए रही हूँ क्योंकि, इस कारणवश मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं आपको, मतलब मैं आपको ये पॉइंट इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ ताकि आप ये कर पाओ, वहां जा रही हूँ जिससे ऐसा हो जाए। तो इस टाइप के जितने भी शब्द है जो कनेक्ट कर रहे हैं अलग अलग शब्दों को, तो वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक। जैसे समुच्चय बोधक दो टाइप के होते हैं, एक तो समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण। तो समानाधिकरण में क्या होगा कि जिसमें एक तो जोड़ने वाले हो, एक विरोध दर्शक हो, जोड़ने वाला, और हम तुम, मैं तथा वो, इस टाइप के। तथा में बहुत सारे ना, राम तथा श्याम वहां गए, राम और वो वहां गए, मैं और वो, एवं वस्तु एवं प्राणी एवं, इस टाइप से करते हैं बहुत सारी चीजें। विरोध दर्शक, किंतु लेकिन मगर, किंतु ऐसा है परंतु वैसा है, ये वो, मतलब कोई ना कोई आप उसका विरोध दर्शा रहे, किंतु ऐसा नहीं हो सकता, परंतु ये नहीं हो सकता, लेकिन ये क्यों, मगर हम ऐसा क्यों करें, तो इस टाइप के शब्द आते हैं, विरोध जता रहे हैं। विकल्प मतलब आप कोई ना कोई एक ऑप्शन दे रहे हो, अथवा, अच्छा, वो रहता ना, दो में से कोई एक क्वेश्चन करो, ये करो अन्यथा वो करो, एक प्रश्न है फिर अन्य अथवा ये करो, इस टाइप के। तो आप कोई ऑप्शन दे रहे हो, या तो, नहीं तो, अन्यथा, अथवा, इस टाइप के। परिणाम दर्शक मतलब वही कि जिससे कोई रिजल्ट निकल रहा, अच्छा इसलिए ऐसा हुआ है, अतः ये, अतः मुझे छुट्टी देने की कृपा करे, फलतः ऐसा हुआ, अन्यथा ऐसा हो जाएगा। मतलब जब भी आप कोई आउटपुट निकालने के बारे में बात कर रहे हो जिससे कोई रिजल्ट निकल रहा हो, तो वहां पर परिणाम वाचक, परिणाम दर्शक, समुच्चय बोधक यूज होंगे। व्यधिकरण, व्यधिकरण में ऐसा मतलब वहां पे हेतु, मतलब हेतु जैसे, अच्छा क्योंकि मैं छुट्टी चाहती हूँ, क्योंकि मैं छुट्टी, मुझे छुट्टी मिल गई क्योंकि, ठीक है, इसलिए मैं चाहती हूँ, इस कारणवश मुझे जाना है, मतलब आप कोई रीजन बताने की कोशिश कर रहे हो। संकेत बोधक आप किसी को, तथापि, यदि, यदि ऐसा नहीं हुआ ना तो वैसा हो जाएगा, तो इस टाइप की चीजें। उद्देश्य बोधक मतलब जब आप किसी को इंडिकेट कर रहे हो, अगर आप, मतलब मुझे छुट्टी इसलिए चाहिए ताकि, ठीक है, जिससे, ऐसा कि, तो वो। स्वरूप मतलब अर्थात मानो की, मतलब कोई स्वरूप मान बनाना चाह रहे हो, यानी कि मतलब उसका अर्थ बताना चाह रहे हो, उसका एग्जैक्ट फॉर्म बताना चाह रहे हो, तो ये कहलाते हैं समुच्चय बोधक। तो यहाँ पे हमारे जो ऑलमोस्ट सारे हैं वो खत्म हो चुके हैं, एक बच्चा है तो चलो उसको भी फटाफट पढ़ लेते हैं। बोधक, अब इसमें आदि बोधक क्या होता है? ओहो, आज तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया, अच्छा ऐसा, अरे रे, क्या पढ़ाया आपने, अरे वाह आपने इतना अच्छा पढ़ा दिया, अरे वाह मेरे नोट्स तो कंप्लीट हो गए, छी कितनी गंदी राइटिंग लिखी हुई है। मतलब ऐसे जो भी सडन एक्सप्रेशंस आपके निकलते हैं, ठीक है, जो भी सडन एक्सप्रेशन निकल रहा है, जो शब्द निकल रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब आपसे आश्चर्य जो निकल रहा है, वो मतलब जो आपसे एक मतलब एक रिएक्शन जो निकलता है ना, वो कुछ का भी हो सकता है। आप खुश हो रहे हो, आप शॉक्ड हो रहे हो, आप किसी से घृणा कर रहे हो, अरे रे कितना दर्द हो रहा है, मतलब इस टाइप के जितने भी भाव आपके सडन एक्सप्रेशन जो है शो करने वाले, उन सभी शब्दों को कहते हैं आदि बोधक शब्द, ठीक है। जैसे कि आश्चर्य में, आश्चर्य में, अरे तुमने ये क्या कर लिया, ओहो तुमने ऐसा कर लिया, हे राम क्या तुमने ये किया है, तो इस टाइप के हम एक्सप्रेशंस बताते हैं, तो यही हमारे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं, राइट। अब उल्लास और हर्ष में कैसे निकलेंगे, हम बहुत ज्यादा खुश है तो वाह तुमने तो ऐसा कर लिया, वाह याद किया है, वाह खाना तो जल्दी आ गया, बहुत अच्छा बना हुआ है, इस टाइप के एक्सप्रेशन जो है वो हम उल्लास और हर्ष में यूज करते हैं। देन आता है शोक और पीड़ा, हाय राम ये क्या हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, उफ ये तो सहन ही नहीं हो रहा, हाय राम, इस टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं। देन घृणा और तिरस्कार, छी कितनी गंदी राइटिंग है,
छी वो कैसा है, इसी टाइप से आते हैं। तो ये सारे वर्ड जो है वो हम घृणा और तिरस्कार में, अगर हमको चेतावनी देनी है तो बच्चों सावधान, पढ़ लो, खबरदार अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो, ठीक है, हटो पढ़ने बैठो, इसी टाइप का होता है। डोंट वरी, मैं नहीं डांट रही हूँ आपको। स्वीकृति देना, अच्छा ठीक है चले जाओ, ये डायलॉग सबको याद होगा जब अपने पेरेंट्स से वो परमिशन लेते हैं कहीं पे भी जाने के लिए। ठीक है चले जाओ लेकिन जल्दी आना, बहुत अच्छा, तुमने अच्छा किया है, इस टाइप से। प्रशंसा, शाबाश बेटा तुमने तो आज बहुत पढ़ाई की है, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, सुंदर, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, इस टाइप के आप किसी की भी प्रशंसा करने के लिए एक्सप्रेशंस निकालते हैं। संबोधन, हे, हे शिष्य आप पढ़ाई कर ले, ठीक है, अरे सुनो, इस टाइप के संबोधन देते हैं। मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी सीखने की जरूरत, मतलब कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, हम इसको अपनी डेली लाइफ से सीख सकते हैं, क्योंकि हम डेली लाइफ में कोई ना कोई यूज करते ही है। और जितना भी आपने जो पूरा वीडियो में जितनी भी चीजें सीखी है, पढ़ी है, तो आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ चुका होगा कि हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है। तो अब आपका होमवर्क क्या है कि आपने जितने भी अच्छे से सारी चीजों को समझा है, पढ़ा है, उसे अब आपको रिवाइज कैसे करना है। जब भी आपके सामने कोई भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं इस टाइप के, जब भी आपके सामने संज्ञा आ रही है तो आप नोटिस करेंगे अच्छा ये संज्ञा है, आप अपनी एक नोटबुक में लिख लें, ये दिमाग में रिवाइज करें, अच्छा ये संज्ञा थी, वो सर्वनाम था, ये क्रिया विशेषण है, ये विस्मयादि बोधक है, ये संबंध बोधक है, यहाँ पे विशेषण हो रहा है, ये क्रिया विशेषण है, सर्वनाम यूज हो रहा है। तो आपको वापस से मेरे वीडियो पे आकर के या किसी भी सिलेबस में जाके रिवाइज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको चीजें आ चुकी है, समझ चुके हैं, तो एग्जाम तो यूं ही निकाल लेंगे। ये सारी चीजें हमारी लाइफ टाइम के लिए सेव हो चुकी है। चलिए रिवाइज कीजिए, लिस्ट बनाइए, तब तक के बाय बाय, थैंक यू।